नमस्कार। आज है तारीख 3 मार्च, दिन मंगलवार। ये बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। आज आपके साथ मैं हूं मानसी दास। ईरान के खिलाफ हमलों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा, हमारे पास हथियारों की अबाध सप्लाई लंबे वक्त तक लड़ सकते हैं। Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce. ट्रंप ने जमीनी कार्रवाई से नहीं किया इनकार, लेकिन सवाल ये कि ट्रंप क्या ईरान पर जमीनी हमला कर सकते हैं। जब तक इस मकसद को लेकर क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड जो अब ट्रंप बात कर रहे हैं, दैट अगेन इज अ वेरी सिमिलर सिचुएशन जो इराक में हुई थी कि पहले इन्वेजन होता है, एयर स्ट्राइक्स होती हैं और फिर बूट्स ऑन द ग्राउंड लाते। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका के दावे के जवाब में कहा, अमेरिका को ईरान से नहीं था कोई खतरा। साथ ही सुनवाएंगे ईरान में आम लोग क्या कह रहे हैं। हम यहाँ ये दिखाने आए हैं कि हम पहले से कहीं अधिक एकजुट हैं। हम हमेशा अपनी क्रांति का साथ देंगे। आज पॉडकास्ट में इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सुन रहे हैं बीबीसी दिन भर पूरा दिन पूरी खबर, और आज शुरुआत करते हैं अमेरिका और इस्राइल और ईरान युद्ध से जुड़े ताजा अपडेट से। तो कल शाम से लेकर अब तक काफी कुछ हो चुका है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इस्राइल के हमले जारी हैं और जवाब में ईरान की कार्रवाई जारी है। पूरे मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति है। सबसे पहले अमेरिका से आ रहे बयानों और अमेरिकी हमलों की खबरों पर बात करते हैं। जंग के शुरू होने के बाद से अब तक अमेरिका के 6 सैनिक मारे गए हैं। कल कुवैत में 3 अमेरिकी जेट गिरे हैं। अमेरिका ने कहा है कि इन विमानों का क्रू बच गया है और ये फ्रेंडली फायर में हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर हमले को लेकर कई बयान दिए हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने ये फैसला लेने के पीछे के कारणों के बारे में विस्तार से बात की। Our objectives are clear. First, हमारे उद्देश्य स्पष्ट हैं। पहला, ईरान की मौजूदा मिसाइल क्षमता और नए मिसाइल बना सकने की क्षमता को नष्ट करना, जो आप देख रहे हैं। Second, we're annihilating their navy. दूसरा, उनके जहाजों को नष्ट करना। हम 10 जहाज समुद्रों में डुबो चुके हैं। Third, we're ensuring that the world's number one sponsor. तीसरा, हमारी कोशिश है कि दुनिया का नंबर 1 आतंक का स्पॉन्सर कभी परमाणु हथियार ना हासिल कर सके। वो ऐसा कर रहे थे एक ऐसी डील के जरिए जो हमारे देश में बेवकूफी से उनके साथ साइन की थी। And finally, we're ensuring that. और चौथा, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये सत्ता अपनी सीमा के बाहर हथियारबंद गुटों की मदद ना कर सके। Armies outside of their borders. तो ट्रंप ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते का जिक्र किया। ये डील बराक ओबामा के कार्यकाल में हुई थी और ट्रंप कहते रहे हैं कि वो इससे बेहतर डील चाहते हैं। इधर मार्को रूबियो, अमेरिका के विदेश मंत्री जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि ईरान अमेरिका के लिए खतरा था, इसीलिए ईरान के खिलाफ ये हमला किया गया। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान पर बड़े हमले होने अभी बाकी हैं। इस बीच ट्रंप का एक और महत्वपूर्ण बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका के पास मध्यम और ऊंचे दर्जे के हथियार हैं। उन्होंने कहा है, हमारे पास अबाध सप्लाई है जिनकी मदद से लंबे वक्त तक हम जंग लड़ सकते हैं। इससे पहले ट्रंप ने कल कहा था कि जंग लंबी नहीं चलेगी। और अब न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि जमीन पर सैनिक भेजने की बात से उन्होंने इनकार नहीं किया है। हालांकि उन्होंने कहा है, लेकिन हो सकता है कि इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन जरूरत पड़ी तो ये भी करेंगे। तो उनके इन बयानों को कैसे समझा जाए, हमने ये सवाल किया बीबीसी हिंदी के संपादक नितिन श्रीवास्तव से। जो जड़ है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की वो ये है कि जैसे मार्को रूबियो की हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये स्ट्राइक जो थी वो एक रिस्पॉन्स थी इमिनेंट थ्रेट की। अब पिछले साल जून में ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने दावा किया था कि अमेरिका ने टोटली ऑब्लिटरेट कर दिया है ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन अगर वो ऑब्लिटरेट कर दिया था जून में, तो अभी क्या इमिनेंट थ्रेट थी? जून से लेकर अभी तक क्या ईरान ने न्यूक्लियर यूरेनियम इन्रिचमेंट इस लेवल पर ले आया कि इमिनेंट थ्रेट हो गई? मुझे लगता है कि ये थोड़ा हाइपरबोल है। अब एक ट्रंप की बात आती है, अब उसके बाद दूसरा लेवल क्या है? दूसरा लेवल ये है कि
उस इमिनेंट थ्रेट के चलते ये प्रोग्राम और ये स्ट्राइक्स जो हैं ये एकदम उसी रफ्तार पर जा रही हैं। जो फॉरेन अफेयर्स इंटरनेशनल रिलेशंस के जानकार हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, जैसे इराक का इन्वेजन हुआ था, सबसे पहले इराक में थ्रेट क्या दिखी थी? सबसे पहले वेस्ट में ये लगा कि इराक में केमिकल वेपन्स प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, वो एक इमिनेंट थ्रेट थी। क्लाउड्स ऑफ केमिकल वेपन्स दिखे, वेस्ट में दिखेंगे, इन्वेजन हुआ, बहुत कुछ प्रोब हुआ, बहुत चीजें हुई। इवेंचुअली केमिकल वेपन्स प्रोग्राम का की कोई पुष्टि उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से युद्ध के पहले दावे किए गए थे। तो अभी जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट और यूरेनियम प्रोग्राम को लेकर ये पूरी जंग हो रही है, इसका जो मकसद है उस पर सवाल उठ रहे हैं। और जब तक इस मकसद को लेकर क्लैरिटी नहीं होगी तब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड जो अब ट्रम्प बात कर रहे हैं, दैट अगेन इज अ वेरी सिमिलर सिचुएशन जो इराक में हुई थी कि पहले इन्वेजन होता है, एयर स्ट्राइक्स होती हैं और फिर बूट्स ऑन द ग्राउंड लाते। इट इज अ लॉन्ग ड्रॉन आउट अफेयर ऐसा लग रहा है। ट्रंप के बयानों को कैसे समझा जाए बता रहे थे नितिन श्रीवास्तव। और अब इसराइल की तरफ से हो रहे हमलों की बात करते हैं। तो इसराइली सेना के प्रवक्ता अविचाई आद्रे ने कहा है कि भीषण हवाई हमले जारी हैं। ईरान के तेहरान और लेबनान के बेरूत पर इसराइल ने बड़े हमले किए हैं। इसराइली सेना ने बयान जारी किया है और कहा है कि उसके हमले सैन्य ठिकानों और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए हैं। इसराइल का यह कहना है कि उसके सैनिक लेबनान के रणनीतिक रूप से अहम हिस्से की तरफ बढ़ेंगे ताकि लेबनान की तरफ से इसराइली सीमा के पास रहने वालों पर हमले न हो सकें। इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि ये ऐसा युद्ध नहीं है जो कभी खत्म न हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अंतहीन जंग शुरू हो गई है। ऐसा नहीं है। जाहिर है ये ईरान के लोगों पर निर्भर करता है कि वो आगे बढ़ें, अपनी सरकार बदलें। इजराइल और अमेरिका वो माहौल तैयार कर रहे हैं जिससे वो ऐसा कर सकेंगे। मैंने कहा था कि ये छोटी निर्णायक लड़ाई होगी। इसमें वक्त लग सकता है लेकिन साल नहीं, अंतहीन नहीं। हमारी कोशिश है कि हम वहां शांति स्थापित कर सकें। इसराइल ने पहले तो ये कहा था कि उसका निशाना ईरान पर है, लेकिन अब हम जो देख रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि एक मोर्चा जो है लेबनान की तरफ खोल दिया गया है। इसराइल चाहता क्या है और यरूशलेम में, इसराइल में यानी क्या हालात हैं, समझते हैं यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा से। देखिए, इजराइल में तो ये कहा जा रहा था कि जब ये जंग शुरू होगी तो इसराइल को 7 फ्रंट्स पे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर पहले से ही मानकर चल रहे थे कि हिजबुल्लाह का जो फ्रंट है वो खुलना ही है, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो बहुत हद तक निर्भर है ईरान के ऊपर। और ईरान में जो भी हम बात करते रहे वहाँ की चरमराई अर्थव्यवस्था को लेकर के, लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो आर्थिक तौर पर पूरी तरह से ईरान पर निर्भर है। और यहाँ पर खबरें ये भी लगातार आ रही थी कि जो हिजबुल्लाह के जो कारकुन हैं उनको जो लेबनीज आर्मी है उसके फौजियों से ज्यादा तनख्वाह मिलती है, और ये संभव हो पाता है सिर्फ ईरान की सहायता की वजह से, ईरान के सहयोग की वजह से। और ऐसे में हिजबुल्लाह जो है वो इतना बड़ा जो एक फाइनेंशियर होना नहीं चाहता है, तो उसके ऊपर काफी दबाव था और उसका मैदान में उतरना जो है वो लगभग तय था। और इसराइल इस बात को पूरी तरह से समझ रहा था, तो इससे कोई हैरानी नहीं हुई है। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा। और पॉडकास्ट में इस मोड पर लाइव शामिल करते हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर मोहम्मद मुदस्सिर कमर को। सर, आपने सुना ट्रंप के बयानों को, आपने मार्को रूबियो के बयान को सुना, नेतन्याहू के बयान को सुना। ये बताएं कि क्या ईरान को लेकर अमेरिका बड़ा रिस्क ले सकता है? क्या वो इस स्थिति में है कि वो लेना चाहेगा? देखिए, अभी कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी सिर्फ 3 या 4 दिन हुए हैं वॉर को स्टार्ट हुए, और जो हालात अभी हैं उससे नहीं लगता कि इमीडिएटली यूएस ऐसा रिस्क लेना चाहेगा और बूट्स ऑन द ग्राउंड उतरने की कोशिश करेगा। क्योंकि ईरान में अभी जो ईरान की मिलिट्री है, जो IRGC हैं या जो वहाँ की पैरामिलिट्री है, वो पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है और उनको अभी डेसिमेट नहीं किया जा चुका है। सो इस तरह की सिचुएशन में अगर बूट्स आते हैं, अगर यूएस अपने मिलिट्री को वहाँ उतारता है या इजराइल अपनी मिलिट्री को उतारता है, तो ये
जो लड़ाई है वो और ज्यादा बढ़ सकती है और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली अगले 2-3 दिन में ऐसा होगा, लेकिन ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि आगे चल के जो इस तरह के अभी यूएस और इसराइल ईरान के अंदर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, उससे कितना नुकसान ईरान को मिलिटरीली पहुंचता है, वो किस पोजीशन में रहती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि वो इस तरह का खतरा मोल लेता है या नहीं। लेकिन एक तरफ जब ट्रम्प कहते हैं कि युद्ध लंबा नहीं चलेगा, फिर वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत हथियार हैं, चाहे तो हम लंबे भी लड़ सकते हैं, इसे कैसे देखा जाएगा? ये एक तरह की मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन कहा जा सकता है, क्योंकि इसराइल और यूएस मुझे नहीं लगता है कि एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। उनकी जो कैलकुलेशन है वो ये रही है अभी तक कि वो एक स्विफ्ट एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल एंड रॉकेट से एक करेंगे। जो ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसकी मिलिट्री लीडरशिप है, उसको खत्म करेंगे, जिससे अपने आप ईरान में जो इंटरनल टर्न्स हैं वो शुरू हो जाएंगे और फिर उनका काम खत्म हो जाएगा और ईरान में एक तरह से रेजिम चेंज आ जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा जितनी आसानी से ये कहा जा रहा था अभी तक। तो दैट एक जो ये एस्पेक्ट मुझे लगता है कि एक तरह का स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन है। ईरान पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है और लड़ रहा है। सो कुछ भी कहना अभी के सिचुएशन में थोड़ा मुश्किल है। मैं भी आपसे यही पूछना चाहती थी कि ट्रम्प बार बार रेजीम चेंज की बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने जो है ईरान के आम लोगों के लिए भी उन्होंने कहा कि आप आइए, अपना जो है इंडिपेंडेंस, क्लेम योर इंडिपेंडेंस। तो लेकिन ट्रम्प जैसा कह रहे हैं वैसा होता तो दिख नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है कितने लंबे तक चीज़ें इसी तरह से तनावपूर्ण रहेंगी? क्योंकि लड़ाई तो जो है वो 2 या 3 के बीच में, जैसे इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में है, लेकिन जो उसका नतीजा भुगत रहे हैं उसमें तो पूरा मिडिल ईस्ट आ जाता है। जी, अभी जिस तरह के माहौल बन चुका है, ये एक सिर्फ यूएस, इजराइल और ईरान के बीच की लड़ाई नहीं रही है। ये एक तरह से रीजनल वॉर के तरफ बढ़ रहा है, जहां तक हम देखते हैं कि क्योंकि ईरान के जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं वो गल्फ कंट्रीज पे, जीसीसी कंट्रीज पे हुए हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, बहरैन, उसके अलावा जॉर्डन में, साइप्रस में भी अटैक हुए हैं। इराक में भी कुछ एक्सप्लोजन्स और अटैक्स की रिपोर्ट्स आई है। उसके अलावा हिजबुल्लाह ने जो इसराइल में कुछ रॉकेट लॉन्च किए थे, उसके अगेंस्ट इसराइल ने भी हिजबुल्लाह पे अटैक करने की बात की है। कुछ एरियाज पे ऑलरेडी उनकी मिलिट्री बढ़ चुकी है। तो ये एक तरह से एक रीजनल वॉर, रीजनल झगड़े का शेप लेता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये लड़ाई जो है वो अभी सिर्फ ईरान में ही कॉन्फाइंड रहेगी, और ईरान ये कोशिश करता रहेगा कि लड़ाई सिर्फ ईरान के जमीन पे ना हो, बल्कि ये पूरे मिडिल ईस्ट में हो। ये भी कोशिश करेगा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैं, जो रेड सी के पैसेजेस हैं, वो भी अफेक्टेड हों, क्योंकि ये फॉर ईरान के लिए ये एग्जिस्टेंशियल मैटर है। ईरान के रेजिम के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल मैटर है। जी, आपने कहा ईरान की ये कोशिश रहेगी कि वो मिडिल ईस्ट में इस चीज़ों को फैलाए। इसके पीछे उसके क्या हित है, उसका क्या इरादा है? ईरान के लिए अगर झगड़ा सिर्फ ईरान में होता है तो नुकसान सिर्फ ईरान का हो रहा है और ईरान की इकोनॉमी या ईरान की पॉलिटिकल सिचुएशन अफेक्ट होगी। लेकिन अगर झगड़ा पूरे मिडिल ईस्ट में होता है तो इससे न सिर्फ मिडिल ईस्ट के देश जो हैं वो अफेक्टेड होंगे, उनके ऊपर भी प्रेशर बनेगा कि वो कोशिश करें डिप्लोमेटिकली यूएस को, इजराइल को, कि झगड़ा बंद कराने की कोशिश करें। प्लस अगर एनर्जी मार्केट में जो ग्लोबल इकोनॉमी है, अगर वो भी अफेक्टेड होती है, एनर्जी सिक्योरिटी अफेक्टेड होती है, तो फिर और भी बड़े देश जो हैं, चाइना, इंडिया, रशिया, वो भी कोशिश करेंगे कि क्योंकि वो भी, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट होगा, तो वो भी शायद कोशिश करें कि ये लड़ाई बंद हो। तो ईरान की स्ट्रैटेजी ये है कि अगर झगड़ा सिर्फ ईरानियन सरजमीन पे नहीं होता है बल्कि आगे भी बढ़ के होता है, पूरे रीजन में होता है, तो ये उनके लिए एक तरह से मैं कहूँगा कि सिक्योरिटी का मामला बन जाता है। जी, उसके लिए एक तरह का प्रेशर डालने का तरीका है ये। जी, बिल्कुल। तो हमारे साथ बने रहिएगा। मध्य पूर्व मामलों के जानकार हैं मुद्दस्सिर कमर। हम आपसे आगे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं ईरान की।
तो रेड क्रिसेंट का ये कहना है कि अमेरिका इसराइल हमलों की शुरुआत से ईरान में अब तक मरने वालों का आंकड़ा 787 हो चुका है। वहीं अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स इन ईरान के अनुसार इन हमलों में 742 लोग मारे गए हैं और इनमें 176 बच्चे हैं। ईरानी संसद में स्वास्थ्य कमीशन की सदस्य फातिमा मोहम्मद बागी ने ये कहा है कि ईरान के कई अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया है। ईरान में अमेरिका और इसराइल की कार्रवाई और आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद कई लोगों में गुस्सा देखा गया है, खासकर उनके सपोर्टर्स में। सुनते हैं कुछ आम लोगों की आवाजें। हम यहाँ ये दिखाने आए हैं कि हम पहले से कहीं अधिक एकजुट हैं। हम हमेशा अपनी क्रांति का साथ देंगे। उन्होंने हमारे नेता की हत्या कर दी है, लेकिन उन्हें ये जान लेना चाहिए कि हम इसका बदला लेंगे। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे सर्वोच्च नेता को निशाना बनाकर वो हमारे देश में घुस सकते हैं। हम उन्हें देश का 1 इंच भी नहीं देंगे। तो ये ईरान के कुछ आम लोगों की आवाज़ें थीं। और ईरान मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। हालांकि कुछ जगहें जहां नुकसान पहुंचा है वो ऐसे इलाके भी हैं जो नागरिक ढांचे हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई की अगर बात करें तो बीते कुछ दिनों से खाड़ी के देशों पर उसके हमले जारी हैं। सऊदी अरब की रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रियाद में अमेरिकी दूतावास पर 2 ड्रोन गिरे हैं। ईरान ने कहा है कि बहरीन में अमेरिकी एयरबेस में कमांड और स्टाफ बिल्डिंग को नष्ट कर दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका और इसराइल के हमलों को मानवीय सिद्धांतों का खुला उल्लंघन बताया है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक ईरान में एक स्कूल पर हुए हवाई हमले में कई बच्चे मारे गए हैं। इसमें जो मौतों का आंकड़ा है वो 150 से अधिक है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का ये कहना है कि ट्रंप के दावे के जवाब में उन्होंने कहा है कि अमेरिका को ईरान से वैसा खतरा नहीं था जैसा अमेरिका दावा कर रहा है। ईरान ने ये धमकी दी है कि वो होर्मुज की खाड़ी से गुजरने वाले जहाज़ों को भी निशाना बनाएगा। कल के पॉडकास्ट में हमने ये चर्चा की थी कि होर्मुज की खाड़ी वो अहम समुद्री रास्ता है जहां से होकर दुनिया का 20% तेल गुजरता है। और ईरान के दूत आमिर सयाद इरावनी ने संयुक्त राष्ट्र में आज क्या कहा, ये सुनते हैं। We target only the military objectives of the hostile forces. We don't target civilians. ईरान के दूत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा, हम अपने दुश्मनों के सैन्य ढांचों को निशाना बनाते हैं, हम आम लोगों को निशाना नहीं बनाते। हम पड़ोसी मुल्कों के हितों को निशाना नहीं बनाते। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हर मुल्क को हक है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी और मुल्क के खिलाफ हमलों के लिए न होने दे। तो हमने अभी एक्सपर्ट से बात की कि अमेरिका के बयानों को किस तरह से समझा जाए, इसराइल की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उन्हें कैसे समझा जाए। अमेरिका परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात कर रहा है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात कर रहा है, लेकिन ये देखा जाए तो जो हमले से ठीक पहले जो बातचीत चल रही थी उसमें ईरान का यही कहना था कि वो हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन उसका ये भी कहना था कि वो सिविल मामलों के लिए परमाणु का जो इस्तेमाल है, ऊर्जा का जो इस्तेमाल है वो जारी रखेगा। तो एक सवाल ये ज़रूर उठता है कि जिन उद्देश्यों की बात वो कर रहा था वो उद्देश्य हासिल करना कितना आसान है, और इन बयानों के बीच में ये जानना भी ज़रूरी है कि इस पूरे मामले को कैसे देखें। तो बीबीसी संवाददाता सारिका सिंह ने यही पूछा वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा से। देखिए, जो एंड गेम है वो सिर्फ एक खामेनी की किलिंग नहीं है। खामेनी की किलिंग के बाद, क्योंकि उनको भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अजीबोगरीब बयान दिया था कि हमने जिन लोगों को तैयार कर रखा था उनको इंस्टॉल करने के लिए, वो भी मारे गए हैं हमलों में। जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म दोनों तरफ से जो बातें सोची जा रही हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इजराइल के लिए एक नेतन्याहू का जो उनकी राजनीति में बने रहने के लिए युद्ध का होना बेहद जरूरी है। घरेलू राजनीति में जो दूसरे नेता वहां पे इजराइल में उनके खिलाफ खड़े हैं वो और भी फार राइट के नेता हैं, उनसे और भी ज्यादा कहीं कट्टर हैं। जिस दिन युद्ध बंद हो जाते हैं, वो गाजा का युद्ध बंद हो जाए, वो अब ये युद्ध बंद हो जाए, कोई युद्ध ना हो जाए, उस दिन जो है नेतन्याहू को अपनी कुर्सी से उतरना पड़ेगा। दूसरा, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर लगातार जो माहौल बना हुआ था, कहीं ना कहीं उसका एक ट्रिगर पॉइंट, एक उसका दबाव तो लगातार बना हुआ है, क्योंकि ये लोग बहुत प्राइम नेम्स हैं, और खास करके डोनाल्ड ट्रंप की जहां तक इन्वॉल्वमेंट का पूरा सवाल है। तीसरी बात है, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश यही होगी कि यहाँ पर आप देखिए, ईरान को अगर आप ये कह रहे हैं कि खाड़ी देशों में सिविलियन हमले हो रहे हैं, सिविलियन बेसिस पर हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, ईरान के अंदर जैसा स्कूल का जिक्र किया, स्कूल में 150 से ज्यादा बच्चियों की मौत पर जो मातम बना हुआ
है और पूरे के पूरे आप शहरों को आप नेस्तनाबूद कर रहे हैं, आप उसे गाजा की तरह जो है पूरे से रबल में ही तब्दील कर रहे हैं। यहाँ इजराइल और अमेरिका की कोशिश है कि आप इस पूरे रीजन के आप सिक्योरिटी अम्ब्रेला को ही बदल दें, कि ईरान इतना कमजोर हो जाए, भले ही उसमें जो है फिर भी अंदर से IRGC काम करता रहे, कि उनकी जो पूरी की पूरी रीजन में उनकी जो रिश्ते हैं, जो रिकंसाइल हो रही थी सऊदी अरब के साथ में, UAE के साथ में, एब्राहम अकॉर्ड्स का भी एक दौर था डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में, कि वो रिकंसिलिएशन के कोई रास्ते ना बचे। ये सारे देश इतने जो है गुस्से में रहे और वो पूरी रीजनल सिक्योरिटी को देखते हुए जो है इजराइल की रिकग्निशन को लेकर और ज्यादा कार्रवाई हो। लेकिन ईरान की जो ये जवाबी कार्रवाई हो रही है उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये ख्याल है इजराइल की एयर सेफ्टी, जो उनके ड्रोन्स है जो इंटरसेप्ट करते हैं उनकी मिसाइल्स को, वो काफी स्ट्रांग है। उस पर एमिनेशन इस वक्त जो है ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की जगह आप देख रहे हैं कि खाड़ी देशों में जो ठिकाने बना रहे हैं, जिसमें LNG प्लांट कतार पे, उस पर भी निशाना बनाया गया है। ओमान में एक नेवी शिप पर भी जो है टारगेट किया गया है, जिसमें भारतीयों की भी जान गई है, वो भी बहुत अफसोसनाक है। तो उसमें उनकी कोशिश है कि हम इतना दबाव इन UAE, कतर, बहरीन, आप सोचिए कि अगर ईरान कहता है कि ठीक है हम सैन्य जो टुकड़ियां हैं हम वो कुवैत में भेजते हैं, ये जो गल्फ कंट्रीज के जो मुल्क हैं इनके पास वो थर्ड पेट्रियट वाले उतनी सिस्टम्स नहीं हैं। और ये बयान भी आ रहे हैं कि कोरिया, जापान से जो है इस वक्त मिडिल ईस्ट में इन लोगों को जरूरत पड़ रही है इन मिसाइल इंटरसेप्टर एयरडोम्स की या फिर दूसरे जो है स्ट्राइक्स की, तो इनको ऑलरेडी शॉर्टेज महसूस हो रही है 48 घंटे के अंदर में, इनको सप्लाई करना होगा। तो ईरान की कोशिश ये होगी कि हम इस दफा जो है, चूंकि 2 बार ऐसा हो गया कि पिछले साल भी आप परमाणु बातचीत के बीच में हम पर हमला करते हैं, इस साल भी कर रहे हैं, जिसमें ओमान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि भाई ईरान जो है स्टॉक पाइलिंग नहीं कर रहा है, बैलिस्टिक कार्यक्रम उनका एक थ्रेड बना हुआ है इजराइल पर। तो ईरान की कोशिश है कि हम मजबूर करेंगे GCC कंट्रीज पर, खाड़ी के देशों पर, कि वो लीवरेज कर सके अमेरिका के साथ में, यू हैव टू बैक ऑफ। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा। और इन सबके बीच इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के महानिदेशक रफाइल ग्रॉसी का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय सुरक्षा निगरानी नेटवर्क को अलर्ट किया गया है, जो उन्हें लगातार जानकारी दे रही है। उन्होंने कहा है कि अब तक ईरान की सीमा से लगे देशों में रेडिएशन के स्तर सामान्य पाए गए हैं, इनमें इजाफा नहीं देखा गया है। तो हम बात कर रहे हैं कि मध्य पूर्व में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने अमेरिकी नागरिकों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है और उनसे कहा है कि मध्य पूर्व में रह रहे अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। At the Department of State, our number one priority is the safety and the security of American citizens. दुनिया भर में रह रहे अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा विदेश मंत्रालय की पहली प्राथमिकता है। मध्य पूर्व में हमारे अभियान एपिक फ्यूरी और ईरान के खाड़ी देशों पर कायराना हमलों के बीच मैं मध्य पूर्व में रह रहे अपने नागरिकों को बताना चाहता हूं कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। अभियान की शुरुआत के तुरंत बाद से मेरे आदेश से विदेश मंत्रालय ने एक 24/7 सिस्टम एक्टिवेट किया है ताकि हमारे नागरिकों को हर ताज़ा जानकारी मिल सके। With up-to-the-minute safety and security information. अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर मध्य पूर्व के कई देशों में रह रहे अपने नागरिकों से कहा है कि वो हमले के खतरे को देखते हुए जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाएं। अमेरिका ही नहीं और मुल्कों ने भी मध्य पूर्व में रह रहे अपने नागरिकों से कहा है कि वो सुरक्षित रहें और संभव हो तो जल्द से जल्द इलाका छोड़ दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी क्षेत्र में कुछ मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है उनसे और कहा है कि जल्द से जल्द क्षेत्र में शांति हो और स्थिरता बहाल करना ये काफ़ी ज़रूरी है। ईरान में भारत के दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि अधिकतर भारतीय छात्रों को यहाँ से बाहर निकाला जा चुका है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर संघर्ष को चिंता का विषय बताया है। साथ ही इन देशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत बातचीत और कूटनीति पर जोर देता है और संघर्ष को जल्दी खत्म करने के पक्ष में है। तो हमारे साथ बने हुए हैं मध्य पूर्व मामलों के जानकार मुदस्सिर कमर, आप लाइव बने हुए हैं हमारे साथ। इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा असर देखा जा रहा था कि मध्य पूर्व तो इसकी आंच झेल रहा है, लेकिन ये माना जा रहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, खासकर तेल सप्लाई और जो है सप्लाई चेन को लेकर, इसको लेकर जो माना जा रहा था, क्या आपको लगता है क्या असर पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल। अभी जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह के माहौल बना हुआ है, मुझे लगता है कि जो ऑयल और गैस का मार्केट है
ग्लोबल, वो बहुत हद तक अफेक्ट हो सकता है। उसके इम्पैक्ट ऑलरेडी दिख रहे हैं। प्राइसेस कुछ बढ़ रही हैं और कुछ हद तक गैस के जो प्रोडक्शन है और एक्सपोर्ट्स है उन पे भी ऑलरेडी इम्पैक्ट हुआ है। कतर ने अपने गैस एलएनजी प्रोडक्शन काफी कम कर दिया है, कुछ प्लांट्स बंद कर दिए हैं। सऊदी अरेबिया में कुछ प्लांट्स पे अटैक की वजह से इम्पैक्ट हुआ है। तो जो ये खाड़ी के देश हैं जो एशियन इकोनॉमीज को तकरीबन 50%, 40 to 50% ऑयल एंड गैस सप्लाई करती हैं, उनके ऊपर असर हो रहा है और इसका सीधा असर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पे, ऑयल एंड गैस मार्केट पे पड़ेगा। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या हिजबुल्ला, हूती या जो इराकी शिया गुट हैं वो इस पूरे जंग में जो है वो कहीं ईरान के साथ आते दिखाई देंगे? जी हाँ, बिल्कुल। हिजबुल्ला ने कुछ रॉकेट्स ऑलरेडी लॉन्च किए हैं इसराइल पे, जिसका इसराइल ने रिटेलिएट किया है, और कुछ एरिया सदर्न लेबनान में ऑलरेडी उन्होंने इवैक्यूएट कराने के लिए बोल दिया है, सिविलियंस को वहां से हटने की बात कही है। और वो माहौल वहां भी काफी हद तक वॉर जैसी हो रही है। जहां तक इराक की बात है, इराकी मिलिशियाज ने अभी तक कुछ डायरेक्ट अटैक नहीं किए हैं, लेकिन उनका इस वॉर को ज्वाइन करना मुझे नहीं लगता है कि वो कम्प्लीटली रूल आउट किया जा सकता है, क्योंकि जो अली खामेनेई हैं वो एक तरह से सिर्फ ईरान के लीडर नहीं थे, बट शिया जो 12 शीइज्म है पूरी दुनिया में, उसके एक तरह से लीडर माने जाते हैं। माने जाते थे, तो उसका इम्पैक्ट जरूर होगा। हमने देखा है कि प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं उनके किलिंग के अगेंस्ट, वो दुनिया के कई सारे देशों में देखे गए हैं, इराक में भी हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इराकी जो मिलिशियाज हैं, आर्म नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो कंप्लीटली चुप बैठे रहेंगे। जी। और अली खामेनेई की मौत के बाद से एक तरह से भारत की दुविधा भी दिखी। भारत के ईरान के साथ अच्छे रिश्ते हैं, खाड़ी में दूसरे मुल्कों के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका और इसराइल के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। भारत के लिए ये एक बहुत ही दुविधाजनक सिचुएशन है, क्योंकि सारे जो देश अभी आपस में लड़ रहे हैं, खास करके खाड़ी के देश जिनसे भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, फिर इसराइल जिससे भी भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, ईरान से भी अच्छे संबंध हैं, प्लस भारत में काफी बड़ी तादाद शिया मुसलमानों की है जो ईरान की तरफ एक तरह से स्पिरिचुअली देखते हैं। तो इन सब माहौल को देखते हुए भारत के लिए ये काफी डिप्लोमेटिक टाइट रोप वाली सिचुएशन है। प्लस जो एक बड़ा भारत के लिए कंसर्न है वो है जो जीसीसी कंट्रीज में भारत के तकरीबन 10 लाख लोग रहते हैं, 9.5 से 10 लाख, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी बहुत बड़ी कंसर्न है भारत के लिए। एनर्जी सिक्योरिटी की भी कंसर्न है। तो भारत के लिए ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है अभी भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए। एंड इसी वजह से भारत ने कहा है, और सारे देश के लीडर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है, प्लस ये भी कहा है कि जल्द से जल्द जंग को खत्म होना चाहिए और नेगोशिएशन से, डिप्लोमेसी से, बातचीत से इसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। जी, आपने बताया ईरान और इंडिया के संबंध जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन अगर इतिहास की बात करें, इतिहास में झांकें, तो भारत और ईरान के संबंध कितने पुराने हैं, कहाँ तक जाते हैं? देखिए, भारत और ईरान के संबंध सिविलाइजेशनल संबंध कहे जाते हैं। 4000 साल, 5000 साल पुराने संबंध हैं। और अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो 1947 से पहले तक ईरान हमारा एक इमीडिएट नेबर था, इन द सेंस कि हम ईरान और इंडिया जो है वो बॉर्डर शेयर करते थे। प्लस हम देखें तो जो कल्चरल टाइज हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। पर्शियन लैंग्वेज या पर्शियन कल्चर की बहुत अहमियत है भारत में। प्लस भारतीय जो बहुत सारे कल्चरल चीजें हैं, फोकलोर्स हैं, वो भी ईरान में काफी माने जाते हैं। तो बहुत ही घनिष्ठ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं भारत और ईरान के। अभी के दौर में भी जब तक ईरान पे जो एनर्जी इसके सेक्टर में सैंक्शंस नहीं लगे थे, तब तक भारत ईरान से ऑयल भी इंपोर्ट कर रहा था। उसके अलावा भारत ने चाबहार पोर्ट में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको साथ में मिलकर भारत की एक कंपनी चला रही थी वहां के एक टर्मिनल को। जो भारत के कमर्शियल, कल्चरल, हिस्टोरिक टाइज हैं ईरान से, वो काफी घनिष्ठ हैं, काफी स्ट्रांग हैं। और इसकी वजह से भी भारत के लिए ये एक दुविधाजनक
स्थिति बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर और मध्य पूर्व मामलों के जानकार मुदस्सिर कमर। अब वक्त आ गया है आपसे विदा लें आज पॉडकास्ट में। बस इतना ही। आपसे अगली मुलाकात कल शाम को फिर से होगी। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट के साथ। आप फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। हमें सुनने का शुक्रिया। नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।